हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में थ्योरम 1.2 और थ्योरम 1.3 पढ़ा था और हमने ये भी सीखा था कि इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं। तो आज की क्लास में हम अपनी एनसीईआरटी बुक के आगे के एग्जांपल्स करेंगे जो इरेशनल नंबर्स को प्रूव करने के ऊपर बेस्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम कौन से मेथड से करते हैं, इसको हम करते हैं कॉन्ट्रेरी मेथड से। कॉन्ट्रेरी मेथड क्या होता है, इसके अगर ये हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। फिर आगे इसको प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो √3 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो √3 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे ए P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया √3 इज इक्वल टू P/Q, क्योंकि सारे रेशनल नंबर कौन से फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में। और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो लिख देंगे वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम मान लेते हैं P और Q है, इसके पास एक के अलावा भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो हमने मान लिया सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने मान लिया कि P और Q के पास क्या है, एक के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर का मतलब देखिए, जैसे P है और Q है, इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर x है। हमने क्या मान लिया कि कॉमन फैक्टर x है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, दोनों को क्या किया हमने, दोनों को उसके कॉमन फैक्टर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास एक नया नंबर आएगा a/b। तो वही इसी स्टेटमेंट को मैं इसमें लिखने वाला हूं। तो देखिए, सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन वी डिवाइड P एंड Q बाय कॉमन फैक्टर टू गेट। हमने क्या किया कि जो इसके कॉमन फैक्टर थे हमने इससे क्या कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास एक नया नंबर आया, क्या आया, a/b। तो वही लिख रहा हूं मैं, टू गेट √3 इज इक्वल टू a/b। अब जो इनके पास कॉमन फैक्टर था हमने तो उससे डिवाइड कर दिया। तो अब a और b क्या बन गया, a और b को प्राइम बन गया। मतलब इसके पास अब एक के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है। जो कॉमन फैक्टर था वो हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब इसके पास एक भी कॉमन फैक्टर नहीं बचा। तो यहां से क्या हो जाएगा, वेयर, यहां लिख देंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है यहाँ, को प्राइम। यहां तक आया आपको समझ में। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए, अगर b इधर जाएगा तो b मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो b √3 इज इक्वल टू a। यह आ गया समझ में। अब क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हमने स्क्वायर किया तो क्या आएगा, देखिए 3b² इज इक्वल टू a²। यह आएगा दोनों साइड स्क्वायर करने पर। √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, और b का स्क्वायर b² और a²। अब यहां देखिए, यहां जो a² है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब यही है, जैसे अगर मैंने आपको कल बताया था 5 × 3 इज इक्वल टू 15 लिख रहा है, मान लीजिए ये लिख रहा है। तो ये जो 5 है ये 15 को डिविजिबल कर देगा, मतलब डिवाइड कर देगा। मतलब 15 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। जब भी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां भी वैसे लिखा हुआ है 3b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या है, b² भी a² को डिवाइड करेगा और 3 भी क्या करेगा, a² को डिवाइड करेगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स a²। ठीक,
और मैंने आपको थ्योरम 1.2 में बताया था कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब 3a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहां लिख देंगे हम 3 ऑल्सो डिवाइड्स a। ये थ्योरम कहाँ है, थ्योरम 1.2 में, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो थ्योरम 1.2 के अनुसार ये क्या करेगा, ए को भी क्या करेगा, डिवाइड। यहां तक आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अब देखिए यहां क्या था, जो 3 है वो क्या कर रहा है, ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3c लिख सकते हैं। अगर 3a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो a आएगा। जैसे 15 को कौन डिवाइड कर रहा है, 5, तो 5 में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं जब भी तो 15 आता है। 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो वही लिखा है मैंने कि a को क्या लिख सकते हैं हम, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3, मतलब जिससे वो डिविजिबल है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो a 3 से डिविजिबल है, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने पर a आएगा। तो वही लिखा है मैंने, a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c। यहां पर c जो है वो कोई इंटीजर है, ठीक। यहां तक आया आपको समझ में। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a। देखिए हमने जब ये किया था तो इसमें a की वैल्यू क्या है, यहां देखिए a की वैल्यू क्या है, b√3 के बराबर। तो मैं यहां a की वैल्यू किसके बराबर रख देता हूं, b√3 के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं हम, b√3 इज इक्वल टू 3c, ये लिख सकते हैं। अब फिर से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो क्या बनेगा, देखिए √3 का स्क्वायर 3 और b का स्क्वायर b, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9c स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा तो ये क्या बन गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, ये बन गया। तो अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड्स b, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, ये जो 3 है ये किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर। तो 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, थ्योरम 1.2 के अनुसार 3 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो 3 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब देखिए हमने शुरू में क्या माना था, हमने शुरू में माना था कि जो a और b है वो क्या है, कोप्राइम। इसका मतलब ये किसी से डिवाइड नहीं होने चाहिए थे a और b, मतलब इनका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां देखिए a 3 से डिविजिबल है, 3 ऑल्सो डिवाइड्स a, और यहां जो b है वो किससे डिविजिबल है, 3 से, b भी 3 से डिविजिबल है, मतलब अब ये कोप्राइम तो रहे नहीं, क्योंकि ये तो 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो शुरू में माना था कि जो √3 है वो क्या है, रेशनल नंबर, वो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन क्या था, वो क्या था, गलत, वो हमारा एजम्पशन जो था वो क्या था, गलत। तो यही लिखेंगे हम, therefore a and b have at least three as a common factor। इसका मतलब है कि a और b के पास कम से कम 3 क्या है, कॉमन फैक्टर। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। लेकिन ये जो हमने माना था कि a और b जो कोप्राइम है, ये क्या है, उसके जस्ट उल्टा आ गया हमारा।
ये क्यों आया? क्योंकि हमने रूट थ्री को जो रेशनल माना था वो हमारा अजम्पशन ही क्या था? रॉन्ग। तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारे ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ? क्योंकि हमने जो रूट थ्री माना था वो उसको क्या माना था? हमने रेशनल माना था, दैट रूट थ्री इज रेशनल। हमने ये माना था कि रूट थ्री क्या है? रेशनल नंबर। इसी की वजह से ये सब कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। तो लिख देंगे सो वी कंक्लूड that root 3 is irrational, that root 3 is irrational। तो अब हम क्या मानेंगे कि जो रूट थ्री है वो क्या है? इरेशनल है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि जो रूट थ्री होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। हमें ये बताना है कि हमें ये प्रूफ करना है कि जो 5 माइनस रूट थ्री है वो इरेशनल नंबर है। तो सेम उसी की तरह करेंगे, इसमें कुछ स्टेप चेंज होंगे। देखिए जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मान लिया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट, टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो 5 माइनस रूट थ्री है वो क्या है? रेशनल। तो जब 5 माइनस रूट थ्री रेशनल है तो इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? सो 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी मान लिया हमने। अब की बार क्या किया? इसको 5 माइनस रूट थ्री को हमने मान लिया ए बाई बी के बराबर, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में या ए बाई बी के फॉर्म में, सेम ही बात है। वेयर b नॉट इज इक्वल टू जीरो, बी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और हम मान लेते हैं कि जो a और b है वो क्या है? को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। हमने मान लिया कि जो a और b है वो क्या है? को प्राइम है। ठीक, यहां तक आए समझ में आपको? इसके बाद यहां देखिए, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, ये इधर माइनस में, इधर क्या चल जाएगा? प्लस में। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू रूट थ्री, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये 5 भी एक इंटीजर है, ए भी इंटीजर है और बी भी क्या है? इंटीजर है। ठीक, तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो गई? रेशनल। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? रेशनल। तो लिखेंगे देयरफॉर 5 माइनस ए बाई बी इज रेशनल। ये रेशनल क्यों है? क्योंकि 5 और a बाई बी, ये a और b क्या है? इंटीजर। a एंड b आर इंटीजर। या ये समझिए ये रेशनल है, ये रेशनल है, रेशनल को आपस में प्लस करें या माइनस, वो क्या आता है? रेशनल ही। तो ये वैल्यू क्या होगी? रेशनल। तो अगर ये वैल्यू रेशनल है तो ये भी रेशनल होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर। हम दो चीज को बराबर कब कहते हैं? जैसे हमारे पास है a इज इक्वल टू 5, हम दोनों को बराबर कब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो a की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 5 के बराबर। तो ठीक इसी तरह यहां पर अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा? रेशनल। तो लिखेंगे सो रूट थ्री इज रेशनल। इस हिसाब से रूट थ्री जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेशनल। तो वही मैंने लिखा है। लेकिन जो रूट थ्री होता है वो क्या रेशनल होता है? रूट थ्री क्या होता है? इरेशनल। तो लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हमने भी पिछले क्वेश्चन में ही प्रूफ किया था कि जो रूट थ्री क्या होता है? इरेशनल। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। इरेशनल
जो रूट 3 होता है वो इरेशनल होता है, इसके तो ये जस्ट अपोजिट है। तो ये गलत क्यों आया? क्योंकि हमने जो शुरू में ही माना था, जो एज्यूम किया था कि 5 माइनस रूट 3 रेशनल है, वो हमारा एजम्पशन ही क्या था? गलत। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। जो हमारा अजम्पशन था वो क्या था? रॉन्ग, कि दैट फाइव माइनस रूट 3 इज रेशनल। हमने शुरू में क्या माना था कि 5 माइनस रूट 3 क्या है? रेशनल। ये अजम्पशन क्या है हमारा? रॉन्ग। तो लास्ट में लिख देंगे सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। तो अब हम क्या मानेंगे कि जो 5 माइनस रूट 3 है वो क्या है? इरेशनल है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह इरेशनल प्रूफ करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सो दैट 3 रूट 2 इज इरेशनल। हमें 3 रूट 2 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल। तो ठीक पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने किया उसी की तरह करेंगे। पहले क्या लिखेंगे? लेट अस assume to the contrary that 3 रूट 2 इज रेशनल। हमने मान लिया कि जो 3 रूट 2 है वो क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सो रूट 3 इज इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए, a बाई बी के फॉर्म में, सेम ही बात है। और जो रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो लिख देंगे b नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, और हमने मान लिया कि वेयर a एंड b आर को प्राइम। हमने मान लिया कि a एंड b क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक, मतलब इसके एक के अलावा कोई और भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यही होता है को प्राइम। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 रूट 2 है, यहां है 3 रूट 2। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? देखिए 3 इज इक्वल टू रूट 2 इज इक्वल टू, ये क्या है? 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो रूट 2 इज इक्वल टू a बाई 3b, ये लिख सकते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में, तो a अपॉन 3b इज इक्वल टू रूट 2 हम ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए a और b और 3 ये सब क्या है? इंटीजर्स, मतलब ये क्या है? रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए? रेशनल। तो लिखेंगे देयरफॉर a अपॉन 3b इज रेशनल। ये रेशनल क्यों है? क्योंकि a b और 3 क्या है? इंटीजर्स। a b एंड 3 आर इंटीजर्स। ठीक, ये रेशनल क्यों? आपको ये समझ में आ गया। और अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा? रेशनल, क्योंकि दोनों चीज बराबर है। तो ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा? रेशनल। तो लिखेंगे सो क्या है? रूट 2 इज रेशनल। रूट 2 भी क्या है? यहां से रेशनल। लेकिन हमें पता है कि जो रूट 2 होता है वो क्या होता है? इरेशनल। तो लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल। लेकिन हमें पता है कि जो रूट 2 होता है वो क्या होता है? इरेशनल। ये स्टेटमेंट के तो ये जस्ट क्या है? अपोजिट। ये अपोजिट क्यों आया? क्योंकि जो हमने शुरू में 3 रूट 2 को रेशनल माना था वो अजम्पशन हमारा क्या था? रॉन्ग। तो लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन
बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों राइज हुआ? क्योंकि जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा अजम्पशन क्या था? रॉन्ग अजम्पशन दैट हमने क्या माना था कि जो 3√2 है वो एक रेशनल नंबर है। ये अजम्पशन हमारा क्या है? रॉन्ग। तो लिख देंगे हम सो वी कंक्लूड दैट (3√2) इज इरेशनल। अब जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग आ गया तो हम क्या मानेंगे कि जो √3 है वो क्या है? एक इरेशनल नंबर। तो ये थे हमारे बुक के कुछ एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी बुक के। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं, या सिंपली टेलीग्राम पर पोरस लर्न एंड ग्रो नाम सर्च करके आप वहाँ एक पब्लिक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।